नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव वंशराज आपका स्वागत करता हूं लक्ष्य ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर क्लास के चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। फर्स्ट तो हो चुका था मात्रा का मापन, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, सरल रेखा में गति। तो देखिए दोस्तों, अब इस चैप्टर में हम लोग, हालांकि पहले चैप्टर में मात्रक और मापन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, तो हम लोग काफी फैमिलियर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको केवल आगे के बारे में बात करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सरल रेखा में गति, मतलब कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में केवल सरल रेखा में गति पढ़ेंगे। मतलब वस्तु बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलेगी, ऊपर दाएं बाएं इधर उधर कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो बस इस तरह की गति के लिए हमको कुछ उसके नियम पढ़ने हैं और उससे जुड़े हमको कुछ फॉर्मूले वगैरह होंगे, वो ड्राइव करने हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो शुरुआत करने के लिए होता है वो ये है कि यहाँ पे आपको जानना होगा कि निर्देश तंत्र क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये जान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मापन करना पड़ेगा, जगह जगह पे मेजरमेंट करना पड़ेगा, है ना। और मेजरमेंट हमेशा किसी एक स्टैंडर्ड के सापेक्ष होती है, ठीक है। किसी एक वस्तु को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उसी के सापेक्ष हम लोग मेजरमेंट करना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी वस्तु की लंबाई, हाइट नाप रहे हैं, ऊंचाई नाप रहे हैं, तो आप करेंगे क्या, आप इंची टेप होता है जो लंबाई नापने के लिए, या जो भी आप स्केल लेना चाहें, ठीक है, तो हमेशा उसके जीरो से मेजरमेंट शुरुआत करते हैं, जीरो से शुरुआत करते हैं। ये नहीं कि 5 सेंटीमीटर से मेजरमेंट शुरू कर दिया तो एरर आएगी, ठीक है। तो वही है, क्यों मीटर स्केल का जो जीरो होता है ना, वो क्या होता है, वो एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उसी के बिहाफ पे हम लोग सारी मेजरमेंट को कैरी करते हैं। यहाँ भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये निर्देश तंत्र होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि इसको वो बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। निर्देश तंत्र, देखिए हर चीज के लिए, मैंने बोला ना, हर चीज के लिए एक निर्देश तंत्र होता है, एक संदर्भ बिंदु होता है, ठीक है। उसी के सापेक्ष मेजरमेंट करते हैं। जैसे मैंने अभी एक लंबाई का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए आप किसी भी व्हीकल यानी किसी भी वाहन को आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। आपको अपना वेग देखते हो, आप अपने स्पीडोमीटर में देखते हैं, आपकी रीडिंग आती है, मान लीजिए आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, आपका वेग 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन किसके सापेक्ष, क्या जो बगल में आपके चल रहा है बाइक सवार या कार से है, क्या उसके सापेक्ष आपका मेजरमेंट है? ये नहीं, आपका मेजरमेंट है जमीन के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि जमीन स्थिर है। जमीन को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक निर्देश तंत्र के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जमीन पे जो आदमी खड़ा है वो आपकी वैल्यू को जब मेजर करेगा तो ठीक उतनी ही आएगी जितना आपको आपके स्पीडोमीटर में, यानी 50 किलोमीटर पर आवर दिख रहा था, आपको उतनी ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन सपोज करिए आपके ही साथ बगल में एक और आदमी है, वो अपने वाहन से चल रहा है, आप अपने वाहन से चल रहे हो, आपने अपने स्पीडोमीटर में देखा आपकी रीडिंग आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर, और जब बगल वाला इंसान आपकी स्पीड को मेजर करेगा तो वो हमेशा 50 से कम आएगी, अगर वो भी आप ही की डायरेक्शन में चल रहा है तो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आपकी वेलोसिटी सेम है लेकिन दो जगह अलग अलग वैल्यू, क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू जो है वो हमने एक रेफरेंस फ्रेम, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस फ्रेम यानी कि पृथ्वी, अर्थ के सापेक्ष नापी थी, इसलिए वो एक्यूरेट आई थी आपकी 50, जो आपको दिख भी रहा था आपके मीटर में, ठीक है। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति ने नापा तो वो कुछ अलग आ रही है, क्योंकि वो भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका अंतर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें निर्देश तंत्र लेना है। अब निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र एक सिंपल सी चीज है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, बस वही होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस की वाई अक्ष, और ये हमारा जेड अक्ष। देखिए आप इसको भी एक्स वाई जेड कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज है और आगे बहुत दिक्कत करती है। इंटर क्रॉस कर जाएंगे लेकिन आगे प्रॉब्लम करेगी, ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह में। वो ये है, कहते हैं कि कहीं भी एक्स कहीं भी वाई ले सकते हैं आप। अगर आप इसको एक्स ले लीजिए, इसको वाई ले लीजिए, तो क्या चलेगा? ये मैथ्स में तो चल जाएगा, फिजिक्स में गलत हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में हमेशा क्या करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम लेते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब ये है कि आप अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लीजिए, अभी मैं आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कहते हैं पहले क्या आता है, पहले आता है x, बाद में आता है y, और फिर लास्ट में z, ठीक है। आप राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप अपने ऐसे दाएं हाथ के पंजे को
और अंगूठे को इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर आप क्या करिए, आप एक्स अक्ष से वाई अक्ष की ओर उसको घुमाइए, ऐसे करके एक्स अक्ष से वाई अक्ष की ओर घुमाइए। अगर आपका अंगूठा, जैसे आप पेचकस को कसते हैं ना, वैसे इसको ऐसे घुमाइए और आपका अंगूठा जिस दिशा में, पेच की दिशा में आगे बढ़ेगा और वो दिशा होनी चाहिए तीसरे अक्ष की। अगर ऐसा आ रहा है तभी ये सही है, अन्यथा गलत। आप जरा इसको एग्जामिन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जामिन कर लीजिए। देखिए सपोज करिएगा ये हमारी एक्स अक्ष है, ठीक है, ये जो मेरा पेन है ये वाई अक्ष है और ये जो मार्कर है, तीसरा मार्कर, ये जेड अक्ष है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं लेफ्ट में पकड़ लेता हूं क्योंकि राइट हैंड से मुझे मेजरमेंट अपना लॉ लगाना है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, ये है हमारी एक्स अक्ष, ये है हमारी वाई अक्ष और ये है हमारी जेड अक्ष। ये बिल्कुल पॉइंटेड है आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की ओर। अब देखिए राइट हैंडेड सिस्टम ये कहता है पहले एक्स आता है, एक्स फिर आता है वाई। हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ को एक्स से वाई की ओर रोटेट करेंगे। एक्स क्या है, ये है, वाई क्या है, ये है। अपने अंगूठे को ऐसे रोटेट करेंगे। और जब आपको पता है, आपने कभी पेचकस टाइट किया होगा, स्क्रू को कसा होगा, जब आप स्क्रू को कसते हैं तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो पेच अंदर की ओर भागता है, ठीक है। तो जब आप इसको घुमाएंगे तो डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर की ओर आ रही है, यानी ये डायरेक्शन होनी चाहिए जेड की। और देखिए जेड की डायरेक्शन है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये सही है। लेकिन सपोज करिए कि आपने थोड़ा सा कुछ अलग काम कर दिया, ठीक है, आपने थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और आपने इसको एक्स कर दिया, इसको वाई कर दिया। मैथ्स में तो चल जाएगा ये, और इंटर तक में फिजिक्स में भी चल जाएगा ये, लेकिन ग्रेजुएशन में जाके कट जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये हुई यहाँ पे, देखिए इसमें भी यही है, एक्स को इधर भेज दिया, वाई को नीचे ले आए, तो दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत कुछ खास नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत हो रही है थोड़ा, देखिएगा। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको वो पेच वाला नियम जो पता है, जो मैंने बताया था अभी, उसी को लगाइए, ठीक है। ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम सही है या नहीं। सबसे पहले क्या आता है, एक्स, बाद में क्या आता है, वाई। हमें अब ये हमारा एक्स है, ठीक है, ये हमारा वाई है और जेड हमारा एज इट इज पहले जैसा है, ठीक, ओके। अब हमको क्या करना है, हमको एक्स से वाई की ओर उंगलियां रोटेट करनी है। हमको एक्स से वाई की ओर उंगलियां रोटेट करनी है। क्या करेंगे, दाएं हाथ को उठाइए, पेचकस को पकड़ने की पोजीशन में लाइए, ऐसे करिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, एक्स से वाई, ये है एक्स, ये है वाई, हमें ऐसे करना पड़ेगा, उल्टा। पहले हम ऐसे कर रहे थे, अब हमें ऐसे करना पड़ेगा। जब हम ऐसे करेंगे तो पेच की नोक पीछे की ओर आएगी, और पेच की नोक पीछे की ओर आ रही है, इसका मतलब जेड अक्ष की दिशा ऐसे ना होके बल्कि कैसे होनी चाहिए, अंदर की ओर होनी चाहिए। और ये तो बाहर की ओर निकला है, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, अभी से पढ़िए, सही पढ़िए, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये होता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब। फिजिक्स में हम लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी तो चल जाएगा, आगे दिक्कत होगी नहीं तो, है ना। तो आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि निर्देश तंत्र जो होता है वो 3 परस्पर लंबवत निर्देशांक अक्षों से मिलकर बना होता है, ठीक है। या आप इसको शब्दों का ही अरेंजमेंट है, आप इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं। अदर वर्ड्स में आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 3 परस्पर लंबवत, इसको वापस ठीक कर दे रहा हूं, देखिए मैं गलत था ना, इसको वापस ठीक कर दे रहा हूं मैं, ये y हो गया हमारा, ये x हो गया, ठीक है। तो 3 परस्पर लंबवत निर्देशांक अक्षों से मिलकर बनने वाले तंत्र को निर्देश तंत्र कहते हैं, और निर्देश तंत्र कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि सारे मापन मतलब स्पेशली वो मेजरमेंट्स जो आप मोशन में करते हैं, मतलब मोशन, जब कोई वस्तु चल रही होती है आप उसके लिए क्या क्या मेजर कर सकते हैं, आप उसकी स्थिति नाप सकते हैं, उसका वेग, उसका त्वरण, उसकी चाल, विस्थापन, दूरी वगैरह वगैरह जो भी है, वो सब मेजरमेंट के लिए हम लोग इस वाले निर्देश तंत्र की जरूरत पड़ती है। और इसमें ये जो पूरा निर्देश तंत्र आपका बना है, इसमें 3 अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। और एक्स, वाई और जेड अक्ष जहां पे कट कर रही है, तीनों का जो कटान बिंदु है, ये इसको बोलते हैं निर्देश बिंदु, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ओके। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था निर्देश तंत्र का, ठीक है। क्योंकि निर्देश तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, वरना हर बार अलग अलग मेजरमेंट आना तय है और गलत होगी सारी, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्थिति का मतलब होता है पोजीशन। स्थिति आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने इतना पढ़ रखा है कि भाई अगर हमको कोई पॉइंट दर्शाना होता है, हमको निर्देशांक तंत्र में कोई पॉइंट दर्शाना होता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसको यहाँ पे लोकेट करने के लिए कुछ ऐसा प्रोसीजर अपनाते हैं। ध्यान दीजिएगा,
ये ओरिजिन है, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमको एक पॉइंट लोकेट करना है, हमको एक पॉइंट लोकेट करना है कितना, 3,4, ठीक है। अब इसमें 3,4 है केवल, ठीक है। तो पहले जो लिखा होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट यानी भुज। ऑर्डिनेट और एब्सिसा, भुज और कोटि, ये जो होता है भुज ये x का मान बताता है और ये जो कोटि है ये y का मान बताती है, ठीक है। तो यहां भी हमको यही करना है, मतलब भुज और कोटि क्या बताएंगे आपको, ये x की वैल्यू बताएगा, ये y की वैल्यू बताएगा। अब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इस पे मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, स्केल है हमारी, ये 1 है एंड सो ऑन, और इसी तरह से ये 1, इस पॉइंट को लोकेट करना है। तो ये कह रहा है कि x अक्ष पर 3 खाना चलिए, क्योंकि x में हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 3 चाहिए, x में 3 खाना चलिए, 1 पे आए, 2 पे आए, 3 पे आए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन खींचना शुरू कर दीजिए, एक ऐसी लाइन खींचिए जो इसके परपेंडिकुलर हो बिल्कुल। कह रहा है y में कितना चलना है, y में 4 चलना है, ये रहा 4, यहाँ से एक लाइन खींचना शुरू कर दीजिए, कट किया, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा कितना, 3,4। ऐसे आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। मैंने 2 डायमेंशनल एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। अगर मान लीजिए ऐसा कोई कोऑर्डिनेट आ जाता है 3,4,5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है, पहले वाला जो है वो x की वैल्यू को बता रहा है, दूसरी वैल्यू जो है वो y की वैल्यू को बता रही है, और तीसरी वाली वैल्यू z को बता रही है। इसका मतलब अब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जिसकी x एक्सिस पे डिस्टेंस 3 होगी, y एक्सिस पे डिस्टेंस यानी वैल्यू 4 होगी, और z एक्सिस पे 5 होगी, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। यहाँ पे मैंने 2 डायमेंशनल सेट इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से लोकेट करके बता सकूं, ठीक है, क्योंकि 3D को रिप्रेजेंट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए चलिए, तो इतना समझ में आ गया ये स्थिति। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को एक नाम दे दिया जाए, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट ए, तो हम कहेंगे बिंदु ए की स्थिति जो है वो हमने दर्शा दी, हमने अपने निर्देश तंत्र पे बिंदु ए की स्थिति को दर्शा दिया। अब आगे की बात है, ठीक है, अगले चैप्टर में आप लोग जब सदिशों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेक्टर क्या होता है। अभी के लिए जान लीजिए, एक वेक्टर के बारे में जब मैं बात करूंगा तो एक वेक्टर आएगा, एक सदिश राशि से परिचित कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश। अब स्थिति सदिश क्यों बोलते हैं ये भी जान लीजिएगा। स्थिति सदिश इसलिए बोलते हैं कि नाम से लग रहा है, देखिए स्थिति और पीछे सदिश लिखा है, इसका मतलब ये एक ऐसा सदिश होगा जो किसी भी वस्तु की स्थिति को बता रहा होगा, ठीक है। मतलब वो ये बताएगा कि कोई वस्तु, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं ना, ये हमारा मूल बिंदु है, क्या, तो मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु से दूरी को दर्शाने वाले सदिश को क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश। और सारी दूरियां, सभी मेजरमेंट हम लोग इसके मूल बिंदु से ही लेंगे, ठीक है। अब आप सोचिए, ये है पॉइंट ए, ये है इसका मूल बिंदु, और मैंने अभी बोला सारी दूरियां, सारी मेजरमेंट हम लोग मूल बिंदु से ही लेंगे। तो क्या करेंगे, हम पॉइंट ओ को पॉइंट ए से मिलाने की कोशिश करेंगे। ये जो वेक्टर हमने खींचा है, इस वेक्टर को हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने एक वेक्टर ले लिया ओ ए, ये वेक्टर OA जो है वो स्थिति सदिश है। किसका स्थिति सदिश है, A का, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है ये। और इसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर OA इज इक्वल टू, देखिए x एक्सिस में कितना चले हैं हम लोग, x एक्सिस में हमारी वैल्यू 3 है, तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं x एक्सिस में 3 इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे i कैप क्या है, जे कैप क्या है और के कैप क्या है, ये सब आपको अगले चैप्टर में बेहतर पता चल जाएगा। अभी के लिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए ऐसे ही, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ जितनी भी वैल्यू होती है उसको हम लोग आई कैप के साथ लिखते हैं, वाई एक्सिस पे जितनी भी वैल्यू होती है उसको हम लोग जे कैप के साथ लिखते हैं, यानी कि हो जाएगा। यहाँ मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, इसलिए x के आगे भी साइन कौन सा लगा है, पॉजिटिव साइन लगा है, ठीक है। यही काम इनके साथ हुआ, y की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया, निगेटिव -4 होता तो ये कहीं नीचे प्लॉट होता, यहाँ पे कहीं बिंदु आता, यहाँ पे ना आता, यहाँ पे आता बिंदु, तो हम यहाँ माइनस लगा देते, कोई बात नहीं। अब z में तो कुछ है ही नहीं, z में है नहीं, इसका मतलब क्या है, इसी निर्देशांक को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3, 4, 0, ठीक है, यानी z में क्या है, 0 है, तो आप इसे लिख सकते हैं प्लस में 0 इंटू के कैप। मैं जानता हूं कि इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपका स्थिति सदिश। तो बस आप समझ गए स्थिति सदिश क्या होता है। इस टॉपिक को आप अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु की स्थिति को
निर्देशांक तंत्र में, है ना, निर्देशांक तंत्र या निर्देश तंत्र में किसी भी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब बात करते हैं हम लोग पथ लंबाई की। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप इनके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा सीख लेना ही सही रहता है कि जो कुछ कंफ्यूजन होगा वो आपको दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पथ लंबाई, इसको बोलते हैं हम लोग पाथ लेंथ। ठीक है, पाथ लेंथ। ओके, तो देखिए पाथ लेंथ आप समझ ही रहे होंगे। पाथ इंग्लिश में बोलते हैं पाथ, हिंदी में बोलते हैं पथ। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। लंबाई मतलब जान ही रहे हैं आप, कितना लंबा रास्ता होगा। ठीक है, तो बस यही चीज है। पथ किसी भी गति करने वाली किसी भी वस्तु का रास्ता कितना लंबा है, वो कितना दूरी तक गया, यही होती है पथ लंबाई उसकी। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अब इसकी आवश्यकता रही नहीं। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, वो कहां चल रही है, वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रही है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए ये है 0। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? 0। भाई यहीं से हम चलना शुरू करेंगे, और जब हमने चलना शुरू ही नहीं किया मतलब मैं वहीं पे खड़ा हूँ, ये ओरिजिन है, ये मूल बिंदु आप समझ लीजिए, यहाँ पे संदर्भ बिंदु की तरह लिया गया है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस मान ली, ये है हमारी 10 किलोमीटर। ठीक है, ये 20 किलोमीटर। चलिए, अब पथ लंबाई का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वस्तु है। ठीक है, उसने क्या किया, पहले यहाँ से वो चली, वो वस्तु यहाँ गई, यहाँ से हम 40 किलोमीटर तक ये वस्तु गई। ठीक, जब ये वस्तु मूल बिंदु से 40 किलोमीटर तक गई तो अभी तक इसने कितनी लंबाई चली? 40 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वस्तु 20 किलोमीटर आगे और गई हो, यानी फिर यहाँ से रिटर्न हुआ हो, फिर इसने क्या किया, रिटर्न लिया हो, यहाँ से रिटर्न हो गई और यहाँ पे वापस आ गई थी इस पे। ठीक है, कोई वस्तु थी, इधर से इधर गई, यहाँ वापस रिटर्न होके यहाँ पे आके फाइनल रुक गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम पथ लंबाई की बात कर रहे हैं। तो देखिए पथ लंबाई कितनी है, पहले देखिए हम यहाँ मूल बिंदु से कहाँ तक गए, 40 किलोमीटर तक गए। पहले हम यहाँ पे गए थे 40 किलोमीटर, तो कुल पथ लंबाई इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? पहली दूरी कितनी चली हमने? 40 किलोमीटर। हमने क्या किया, फिर 40 से कहाँ तक गए? 60 तक गए, कर दिया। फिर 20 किलो, यहाँ 60 किलोमीटर चलने बाद हमने यू टर्न मान लिया, तो यू टर्न लिया, और ध्यान दीजिएगा अब यू टर्न लेने बाद हम 60 किलोमीटर से सीधा कहाँ पहुंच गए? 30 किलोमीटर तक। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 30 किलोमीटर की। ये भी ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर। मतलब कुल पथ लंबाई कितनी हो गई? 90 किलोमीटर। ठीक, तो ये तो कॉन्सेप्ट है पथ लंबाई का। पथ लंबाई का मतलब होता है बस जोड़ते चलिए, डिपेंड नहीं करता है आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये है पथ लंबाई, और पथ लंबाई एक अदिश राशि होती है। अदिश और सदिश का कॉन्सेप्ट आगे आएगा। ये एक अदिश राशि होती है और इसमें आपको दिशा की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करते जाइए। ठीक है, यहाँ पहले सेगमेंट में हमने 40 दूरी चली, फिर 20 एंड देन 30, तो ये 40, 20 और 30 मिला के ये 90 हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे विस्थापन की, यानी कि आप पथ लंबाई को क्या बोल सकते हैं? पथ लंबाई की कोई परिभाषा पूछेगा तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु के द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई को या चली गई कुल दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी पथ लंबाई बोलते हैं। अब बात करते हैं विस्थापन की। ठीक है, अब देखिए विस्थापन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। विस्थापन का मतलब होता है आप कहां से चले, वो होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आप यहां से चल रहे हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और आपने फाइनल में कहां रुके, अंत में आप जाके कहां रुके? यहां पे रुके, तो ये आपका हो जाएगा एंडिंग पॉइंट। तो बस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब समझिएगा, क्योंकि किन्हीं दो पॉइंट की अगर हम बात करें, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर हम बात करें तो बहुत सारी डिस्टेंस पॉसिबल हो सकती है। एक्चुअल इनफैक्ट कई सारे पाथ, कई सारे रास्ते पॉसिबल हैं। जैसे एक रास्ता ये है कि हम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन चले जाएं। ठीक है, एक रास्ता ये है कि हम ऐसे घूम कर आए, एक रास्ता ये है हम ऐसे घूम कर जाएं। किसने मना किया भाई, है ना? बहुत सारे रास्ते हैं, ये भी रास्ता है, ये लीजिए, है ना? तो जितना अलग अलग रास्ता फॉलो करेंगे आपको दिख रहा होगा, ये वाला रास्ता सबसे छोटा है, ये वाला रास्ता थोड़ा बड़ा है, ये वाले रास्ते दोनों बहुत बड़े हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो रास्ता आप अपनाएंगे आपको उसके हिसाब से दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कभी भी कोई वस्तु गति करे तो जहां से वो चलना शुरू करे स्टार्टिंग पॉइंट और जहां पे वो फाइनली रुके एंडिंग पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है, तो आप यहां देख के बता सकते होंगे, यहां से हमने चलना शुरू किया था, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एंडिंग पॉइंट है, और दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 30 किलोमीटर। ठीक है, तो विस्थापन कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर। विस्थापन 30 किलोमीटर आएगा।
वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अपना रिजल्ट यहाँ मैं सेव करके रख ले रहा हूँ। विस्थापन हमारा 30 किलोमीटर आना चाहिए, ठीक है। और क्यों आना चाहिए वो आप समझ ही रहे होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, दोनों के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट यानी न्यूनतम दूरी कितनी होगी, यही तो होगी, एक सरल रेखा के निर्देश, और ये दूरी हमारी 30 किलोमीटर है, सिंपल है ना। ओके, अब यहां से हम निकाल के देखेंगे, आइए कैसे। हमको विस्थापन निकालना है किसकी दिशा में, देखिए विस्थापन एक सदिश राशि होती है, तो विस्थापन की जब भी बात करिएगा तो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट तुरंत ताजा कर लीजिएगा कि हमको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, हमको प्लस x की दिशा में विस्थापन निकालना है, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, कुल पथ लंबाई में हमने सारी दूरियों को बस जोड़ते चले गए, ये नहीं देखा कौन प्लस में है कौन माइनस में है, ये नहीं देखा, बस जोड़ते चले गए। यहां भी हमको वही करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिशाओं का ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्या करेंगे, हम प्लस x की दिशा में विस्थापन देख रहे हैं, तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, हमारा क्राइटेरिया ये होगा कि जितनी भी डिस्टेंस प्लस x में है उसको हम ऐड करेंगे, और जितनी भी डिस्टेंस रिटर्निंग में है यानी कि माइनस x में है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले सेगमेंट में हमने कितनी दूरी तय की, 40, और ये दूरी 40 किधर है, देखिए एरो किधर बना है, एरो बना है, ये वाला एरो देखिए इधर की ओर बना है, यानी हम पॉजिटिव x की दिशा में जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस में 40 किलोमीटर लिखेंगे। फिर देखिए 40 किलोमीटर से हम कहां गए, 60 किलोमीटर गए, एरो देखिए पॉजिटिव x की दिशा में बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू भी हम जोड़ देंगे, प्लस में 20 किलोमीटर जोड़ दिया, ठीक है। अब रिटर्निंग की बात करता हूं, देखिए रिटर्निंग में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्निंग में हम इस दिशा में आ रहे हैं, पॉजिटिव x डायरेक्शन ये है, मैं अपोजिट आ रहा हूं, मतलब ये निगेटिव x की दिशा में हम लोग आ रहे हैं। जब निगेटिव x की दिशा में आ रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है हमारी 30 किलोमीटर की, ये सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज क्योंकि हम निगेटिव x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस में क्या लिखेंगे, ये वाली डिस्टेंस 30 किलोमीटर। अब जरा इसको कैलकुलेट करिए, कितना आएगा, 30 और 20 मिलके होता है 60 माइनस 30, ये देखिए कितना आया, 30 किलोमीटर आ गया। देखा ये रिजल्ट देखिए और ये रिजल्ट देखिए, दोनों इक्वेट है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको एक तो बिल्कुल फास्ट वे बताया कैलकुलेट करने का कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लीजिए, वही आपका विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये हो गया विस्थापन का कॉन्सेप्ट। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे चाल की, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, इसका एक सिंपल सा छोटा सा एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको चाल लिखनी है या चाल के बारे में आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है छोटा सा कि चाल बराबर हम लोग लिखते हैं दूरी बटे में समय। आइए इसको भी हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज करिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। ओके, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु 10, ये 20। जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में बात करी थी, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो यहाँ से चलना शुरू करती है, पहले 40 किलोमीटर तक जाती है, आगे 60 तक हम लोग और चलते हैं, फिर इसके बाद हमने यहाँ से यू टर्न मारा, ठीक है। ओके, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने कह दिया कि ये वस्तु है, यहाँ से चलना शुरू की थी, पहले 40 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर और वापस यू टर्न लेके 30 किलोमीटर में वापस आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखिए, ठीक है, ये फॉर्मूला ही आपको बता सकता है कि चाल की गणना हम लोग कैसे करें, ठीक है। चाल की गणना करने के लिए हमें कुल पथ लंबाई को कुल लिए गए समय से भाग करना पड़ेगा। सपोज करिए कि आपको मान लीजिए यहाँ ये किलोमीटर है, ठीक है, आपको 40 किलोमीटर शुरू के 40 किलोमीटर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना समय लगा हो, मान लीजिए आपको यहाँ पे लगा हो 1 आवर, 20 अगला 20 किलोमीटर आपको कैरी करने में कितना लगा हो, आपको लगा हो मान लीजिए 1/2 आवर, और फिर आपको यहाँ 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में आपको लग गया हो मान लीजिए 3/2 आवर। यहाँ पे देखिए कुल पथ लंबाई और विस्थापन में यही अंतर होता है जो मैंने बताया था। पथ लंबाई में हमको क्या करना है, बस जोड़ते चलना है, कुल कितना चले जोड़ते, डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वही करना है, 40 + 20 टोटल 60 हो गया, रिटर्न में हम 30 आए तो कितना हो गया 90। तो यहाँ पे हम कुल पथ लंबाई हमारी कितनी है 90 किलोमीटर में। टोटल कितना टाइम हमने लिया जरा देखिए, पहला सेगमेंट हमने ट्रेवल करने में 1 आवर लिया, 1 आवर। दूसरा सेगमेंट ट्रेवल करने में हमने कितना लिया है, हाफ एन आवर, तो ये हो गया हाफ एन आवर, ठीक है। और फिर इसके बाद सेगमेंट ट्रेवल करने में हमने 3/2 आवर लिया। सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, टोटल 3 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, चाहे देख लीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2
प्लस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6/2। 6/2 का मतलब होता है 3 आवर। ये टोटल कितना हो जाएगा 3 आवर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल ये 3 आवर। चाल कितनी निकल के आ जाएगी, चाल बराबर हो जाएगी आपकी 30 किलोमीटर। अभी देखिए ये तो बात हो गई चाल की। इसी तरह से एक होता है वेग। ठीक है, चाल के बारे में बात कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे वेग के बारे में। लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हम लोग अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि चाल और वेग दोनों ही दो प्रकार के होते हैं। चाल 2 प्रकार की होती है, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। इसी प्रकार से वेग भी 2 प्रकार के होते हैं, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। उनके बारे में हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मेन जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि पथ लंबाई का और विस्थापन की बात करेंगे तो वहां पे पथ लंबाई नहीं होगी, वहां क्या आ जाएगा, वहां पे हमारा विस्थापन आ जाएगा। ठीक है, वेग की बात करेंगे तो विस्थापन आ जाएगा। चलिए अब हम अगला टॉपिक कंसीडर करते हैं, वेग को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। चाल को स्पीड, इसको वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी के लिए हमको करना क्या है, वेलोसिटी वेग का भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर कुल पथ लंबाई बटे समय, वैसे वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे समय। अब यहाँ बात करते हैं, आइए विस्थापन देखते हैं। विस्थापन में हमको करना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से चलना शुरू किया था यानी ये, एंडिंग पॉइंट जहां पे चलना खत्म किया यानी ये, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, वो 30 किलोमीटर है। और सेम यही एग्जांपल लेके मैंने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको कैलकुलेट कराया था कि विस्थापन कितना आया था, 30 किलोमीटर आया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो ये कुल विस्थापन कितना था, यहाँ पे कुल विस्थापन हो जा रहा है हमारा 30 किलोमीटर। कुल समय तो देखिए हमने उतना ही लिया ना, फर्स्ट 1 आवर, हाफ एन आवर, 3/2 आवर, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो यहां से आपका वेग कितना निकल के आ गया, आपका वेग निकल के आ गया कि वेग बराबर हो गया आपका 30/3, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो चलिए देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, चीज समझ में ये आई कि देखिए जर्नी सेम है, वही जर्नी सेम जर्नी के लिए हमने चाल निकाली तो आया 30 किलोमीटर पर आवर, उसी जर्नी के लिए हमने वेग निकाला तो आया 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों में अंतर क्यों, अंतर इसलिए है, जरा इनके फॉर्मूले पे गौर करिए। चाल बराबर होता है कुल पथ लंबाई बटे समय और वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे समय। अब अंतर कहाँ पे आ रहा है, सब चीज एक जैसा है, बस यहाँ पे कुल पथ लंबाई आ रही है, यहाँ पे कुल विस्थापन आ रहा है। और आपको पता है पथ लंबाई विस्थापन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है और उसमें हम लोग डायरेक्शन को ध्यान में रखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चली गई दूरी को हम लोग माइनस कर देते हैं, लेकिन पथ लंबाई में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके। तो एक और चीज आपने देखी होगी पहले वाले इसी एग्जाम्पल में, हमने जब पहले कैलकुलेट किया था तो हमारी कुल पथ लंबाई कितनी आई थी, हमारी कुल पथ लंबाई आई थी 30 किलोमीटर। ठीक है, और कुल विस्थापन कितना आया था हमारा, इज इक्वल टू, यह आया हमारा 30 किलोमीटर। यहाँ पे हमको दिख रहा है कुल पथ लंबाई जो है वो ज्यादा है विस्थापन की तुलना में। ठीक है, और ऐसा ही होता है, कभी भी आपको ऐसा केस नहीं मिलेगा जहां पे कुल विस्थापन जो है वो कुल पथ लंबाई से ज्यादा हो जाए। ठीक है, बराबर हो सकता है। ठीक, यानी कि हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, एक साइड में एक नोट लिखना चाहूंगा मैं। ठीक है, और वो ये है कि हमेशा विस्थापन जो होगा पथ लंबाई के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। विस्थापन जो है वो कुल पथ लंबाई से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक, तो यही चीज है, जब कुल पथ लंबाई विस्थापन से ज्यादा हो सकती है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो चाल का जो परिमाण होता है वो वेग के परिमाण से हमेशा या तो ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। यानी हम साइड में ये भी लिख सकते हैं कि वेग, ठीक है, वेग का परिमाण इज लेस देन और इक्वल टू चाल। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आज के हमने इस सेशन में सेकेंड चैप्टर की शुरुआत करते हुए निर्देश तंत्र, स्थिति, पथ लंबाई, विस्थापन, चाल और वेग के बारे में पढ़ा। कल हम लोग अगले सेशन में इसके आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि चाल जो 2 प्रकार की होती है, तात्क्षणिक चाल और औसत चाल। इसी प्रकार वेग भी 2 प्रकार के होते हैं, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद। ओके दोस्तों, तो इस लेक्चर से जुड़े नोट्स को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करिए। धन्यवाद।